हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम सबसे पहले डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन हम डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको पूरी सरमा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री की बुक से कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट चल रही है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के मैं ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम डी ब्रोगली इक्वेशन या फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी। डुअलिटी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? डुअलिटी का मतलब है दो चीजें। तो सबसे पहले आइंस्टाइन आए। आइंस्टाइन ने 1905 में ये सजेस्ट किया कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर शो करती है, दैट मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ऐसा बोला था आइंस्टाइन ने लाइट के बारे में। फिर लाउस डी ब्रोगली आए, उन्होंने बोला कि जो मैटर होता है वो भी डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। लेकिन अगर हम बोहर थ्योरी की बात करें तो इन बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। जो बोहर थ्योरी है उसमें इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया जाता है। बट डी ब्रोगली ये सजेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से मैटर डुअल नेचर शो करती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो करता है, डुअल कैरेक्टर शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो इस पर डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन डराइव की फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल। मान के चलो कोई पार्टिकल ए है जिसका मास m है और वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो डी ब्रोगली थे उन्होंने एक एक्सप्रेशन डेराइव किया। वो क्या एक्सप्रेशन था? वो था लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। अब यहाँ पर कैसे क्या हुआ वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इसको नोट करिए। यहाँ पर क्या है? आइंस्टाइन हैड सजेस्टेड इन 1905 light has dual nature, particle as well as wave. Laus de Broglie proposed that matter has dual character, particle as well as wave. Laus de Broglie ने मैटर के बारे में ये बात बोली है ना? एंड इन बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया जाता था, बट डी ब्रोगली ने क्या बोला है कि जिस तरीके से मैटर डुअल कैरेक्टर शो करती है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो करता है। इतनी चीज आपको समझ में आई? तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो डी ब्रोगली थे उन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिया। डी ब्रोगली ने क्या एक्सप्रेशन दिया था भाई? डी ब्रोगली ने जो एक्सप्रेशन दिया था वो था लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, और इसको बोला जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन। यानी कि वो सारी चीजें लिखने के बाद आपको ये लिखना है, एंड ये हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको बोलते हैं हम डी ब्रोगली इक्वेशन। और ये किसने दिया? डी ब्रोगली ने एक एक्सप्रेशन सजेस्ट किया, उसमें उन्होंने ये इक्वेशन दी जिसको डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसको इजीली, यानी वी कैन इजीली डेराइव, हम इसको इजीली डेराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन्स इक्वेशन। हम यहाँ पर इसको बहुत ही इजीली डेराइव कर सकते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन की हेल्प से। तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है भाई? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये होती है आइंस्टाइन इक्वेशन। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक मिनट, ये होती है हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक तो आइंस्टाइन इक्वेशन को लेना है, और एक और चीज आपको यहाँ पर लेनी है जो कि मैं आपको कई सारे प्रीवियस जो लेक्चर रहे हैं उनमें बताती आ रही हूँ कि फोटोन के साथ एक एनर्जी एसोसिएट रहती है। फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट रहती है वो क्या है? यानी फोटोन की एक एनर्जी होती है जो कि होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटोन की एनर्जी को हम कैसे निकाल रहे थे भाई? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पर हमें पता है, वी नो दैट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, हमें पता है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, यही होती है भाई, है ना? अब अगर मैं कहूँ आपसे कि आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानना है और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मानना है, इसको हटा दीजिए, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसको बस ये समझ लीजिए कि ये एक्सप्रेशन उन्होंने दिया था, अब हम इसको डिराइव कर रहे हैं एंड इसको डी ब्रोगली इक्वेशन बोला जाता है।
अब मान के चलो इसको हमने बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे। यहाँ पर E इज इक्वल टू ये है और यहाँ पर E इज इक्वल टू ये है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हुए एक दूसरे के, क्योंकि ये भी E के इक्वल है और ये भी एनर्जी के इक्वल है, यानी ये दोनों एनर्जी के इक्वल हुए, ये दोनों आपस में इक्वल हुए। तो हम इनको ऐसे भी तो रख सकते हैं, H न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है अंदर, ऐसे हम इसको रख सकते हैं। न्यू क्या होता है भाई, देखो न्यू क्या होता है, न्यू होता है न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर न्यू वैसे होता क्या है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, एंड यहाँ पर जो लैम्डा होता है वो होता है वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो न्यू होता है वो सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, तो हम इसकी जो न्यू की वैल्यू है उसको यहाँ रख देंगे, तो हम यहाँ पे कर देंगे एच सी अपॉन लैम्डा और इक्वल में एम सी स्क्वायर है, यानी हमें पता है न्यू की वैल्यू ये है, तो हमने न्यू की वैल्यू को यहाँ रख दिया है, इस स्क्वायर से इस सी को काट देंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा एच लैम्डा इक्वल एम सी। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो कैसे कर देंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो यहां पर हम लिख देंगे लैम्डा इज इक्वल, लैम्डा लिखेंगे तो हम लिख देंगे इसको h अपॉन एम सी। यहां पर हम c को रिप्लेस करा देंगे वेलोसिटी v से, रिप्लेसिंग c बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी v, ठीक है, v लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अब देखो m इंटू वी है यहाँ पे, यानी मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी जो होती है वो होता है मोमेंटम, यानी कि मैं यहाँ पर अगर आपको लिख के बताऊं तो p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, और ये जो p होता है इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी, दूसरा ये है कि हम यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी क्या है भाई, इसका मतलब भी यही है, क्योंकि यहाँ पे हमने मास इंटू वेलोसिटी की जगह पे सिर्फ मोमेंटम लिख दिया, यानी पी लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी आ गया है, यानी फाइनली हमने इसको डिराइव कर लिया है। तो ये होता है हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन, ये है पूरा डी ब्रोगली इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ये याद रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी एंड लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये तीनों ही हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है, जहां जिसकी जरूरत पड़ती है वहां हम उसको बुला लेते हैं। अब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है वो न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.20 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी 1.20 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हमें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, जो कि इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। उससे हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ये आपने अभी पढ़ा है डी ब्रोगली इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में। अब देखो यहाँ पर जो h है वो आपको पता है, क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर रहे हैं उनमें मैंने आपको बताया कि h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, यानी फिक्स वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूँ तो वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, यानी हमारे पास ये फिक्स वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू होती है, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो हम सिंपल सा लैम्डा की वैल्यू बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। आप पता है, जब तक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जब तक नहीं, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स तो आपको पढ़नी ही है, तो आप कुछ वैल्यूज है जिनको बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे प्लैंक कांस्टेंट h की जो वैल्यू है उसको एकदम से याद कर लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे तो आपको उतना ही हेल्पफुल रहेगा जितना आप इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा c जो आप पढ़ रहे थे, c स्पीड ऑफ लाइट, उसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी।
अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है, मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है एंड प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो हम सिंपल क्या रख देंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं मास की बात करूं इलेक्ट्रॉन के तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और फिर हमें वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रखनी। तो वेलोसिटी की क्या है 1.20 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो यूनिट मैंने यहाँ पर लगाई है ना, ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, अब यहाँ पर ये कई सारी यूनिट दे रखी हैं, तो क्या सारी यूनिट हम लिख देंगे जब हम इसका आंसर निकालेंगे, तो क्या सारी यूनिट को एकदम से भर देंगे कि लो भाई आ गया आंसर इतनी सारी यूनिट में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि कौन सी यूनिट किससे कट गई है, फिर कौन सी यूनिट बची है, यानी कौन सी यूनिट कैंसिल हो चुकी है आपस में, और फिर कौन सी यूनिट बची है, तो फिर हम फाइनल बताते हैं कि जो आंसर है वो इस यूनिट में आया है। एंड हमेशा याद रखिएगा यूनिट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी आंसर में। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है तो उसमें बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई यूनिट में आपको बताना पड़ेगा कि आपका आंसर आया है तो कौन सी यूनिट में आया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, अब यहाँ पर हमने क्या लगा लिया है, ये फॉर्मूला लगा लिया है भाई। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि किस तरीके से आप यूनिट को निकालेंगे और किस तरीके से इसका आंसर कौन सी यूनिट में आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल वे है, क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 6.626 इंटू 10⁻34, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया है, और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी, इसका और इसका। तो देखो इसका आप मल्टीप्लाई कराइए जरा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10.92, अप्रोक्सीमेटली आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, इंटू 10⁻31, एंड यहाँ पर 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻34, और ये जब हम इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 10.92 इंटू 10⁻26। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34, ये वाली पावर भी ऊपर जाएगी तो ये माइनस की है पावर, तो ये बचेगा हमारा नीचे 10.92। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻8, और ये आ गया नीचे 10.92। अब इसको जरा डिवाइड कराइए 10.92 और ये 6.626 को कराइए जरा, क्या आंसर आ रहा है आपका। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली वो आएगा 6.068, 8 या फिर 7 यहाँ पर इस तरीके का आएगा आपका, और फिर 10⁻⁻9, ये आपका आंसर आएगा, और आपका आंसर आएगा भाई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा और आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन एक बार फिर से देखिए, और इसकी कैलकुलेशन खुद से करिए एक बार और चेक करिए कि यही आया है कि नहीं। तो ये मीटर पर सेकंड में आया है, और यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर मीटर पर सेकंड में कैसे आया है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देख लिया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि ये जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड नहीं मीटर में आएगा, और कैसे आएगा वो आपको बताती हूँ। देखिए मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ से, चलो मैं इरेज नहीं कर रही, यहीं पे बताती हूँ कि ये जो जूल है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये इक्वल होता है किलोग्राम, ये होती है इस जूल की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो कैंसिल आउट हो जाएगा उसको कैंसिल करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू, जे की वैल्यू जो है, जूल की वैल्यू जो है वो ये है,
तो यहाँ पर जो जूल लगा है उसकी जगह पे हम ये सारी वैल्यू रख देंगे, सेकंड को ऐसा रहने देंगे। अब देखो यहाँ पर -2 है और यहाँ पे 1 है, यानी 1 है, कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो यहाँ से एक हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। तो 1s बचेगा यहाँ पे और केजी और मीटर स्क्वायर बचेगा। अब ये जो केजी बचेगा उस केजी से हम ये वाले केजी को कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा, मीटर स्क्वायर बचा और एक एस बचा। अब मीटर स्क्वायर है और एक मीटर यहाँ पर है, तो मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस मीटर से, तो सिर्फ एक मीटर बचेगा और एक सेकंड बचेगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेकंड एक मीटर बचा है, और क्योंकि एक वहां से एस हमारा यहाँ पर एक एस था और यहाँ पे s-2 है, तो एक एस इसमें से चला गया, तो यहाँ पे बचा s-1। और ये भी देखेंगे आप, तो ये भी सेकंड इनवर्स है, यानी यहाँ पर भी सेकंड इनवर्स और मीटर बचा है, और यहाँ पर भी मीटर और सेकंड इनवर्स बचा है। अब यहाँ पर मीटर आपने स्क्वायर से कट कर दिया, और सेकंड इनवर्स जो है ये भी क्या है, ये भी सेकंड इनवर्स है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये s-1 इस s-1 से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ मीटर बचा, तो उस मीटर में आपकी ये यूनिट है। जो मैंने स्टार्टिंग में सेकंड लिखा था वो कट चुका है, वो सेकंड यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो आपका मीटर है सिर्फ वही बचा है, तो इसलिए आपकी जो ये यूनिट है वो इसमें आई है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यही था हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। आई होप कि आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है एंड उसके एग्जांपल्स किस तरीके से, यानी न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।